Hello students, welcome to EduTap. I am Tanushree. So students, today I have brought another very important video for all of you. In today's video, we are going to discuss certain mistakes which you might be committing knowingly or unknowingly and which could have a very daunting effect on your phase 2 preparation. ठीक है? So students, ये कुछ ऐसी mistakes हैं जो आपको हर कीमत पर अवॉइड करनी है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट मिस्टेक इज नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर टाइपिंग. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वक्त इस नोशन में अपनी आंसर टाइपिंग को डिले कर रहे हैं कि एक बार हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम आंसर टाइपिंग स्टार्ट करेंगे. या फिर बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अरे हमारा तो यूपीएससी बैकग्राउंड है, आंसर राइटिंग तो हमें आती है, तो टाइपिंग की इतनी कुछ जरूरत नहीं है, ये तो हम कर ही लेंगे. प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों में से किसी भी नोशन की वजह से अपनी आंसर टाइपिंग को डिले कर रहे हैं देन स्टॉप दैट राइट नाउ. आंसर टाइपिंग हमारी फेज 2 प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. आउट ऑफ 200 मार्क्स 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जहां पर आपको टाइप करना होगा. और टाइप करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी वहां टाइप करके आ गए. टाइपिंग में बहुत से और डायमेंशंस हैं. आपकी वर्ड लिमिट ठीक होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक होनी चाहिए, आपको एक नॉइजफुल एनवायरनमेंट में टाइप करने की आदत होनी चाहिए. ठीक है, इतने सारे बच्चे एक साथ टाइप कर रहे होंगे, इतने सारे कीबोर्ड्स की नॉइज वहां पर होगी, तो एक नॉइजफुल एनवायरनमेंट में टाइप करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. ठीक है, प्लस आपकी टाइपिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पर जो आपको इंटरफेस मिलेगा उसकी पोजीशन इतनी होगी कि अगर आपने टाइप स्पेलिंग मिस्टेक्स करी और अगर आप वापस जाकर उसे ठीक करते हैं आपका पेपर पक्का छूटेगा. ठीक है, पेपर टाइम पे कंप्लीट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्रामेटिकल एरर्स और जो आपके स्पेलिंग एरर्स हैं उनको जितना ज़्यादा मिनिमाइज कर सकें उतना ज़्यादा वो आपके लिए बेटर होगा. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ डायमेंशंस हैं जो टाइपिंग के साथ आती हैं जिन पर आपको काम करना है. मेक श्योर करना है कि ये सारे एस्पेक्ट्स आपके गुड इनफ हों. ठीक है, ये आपकी एक इशू नहीं होना चाहिए. तो पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो ये कि आप अपनी आंसर टाइपिंग को डिले बिल्कुल भी ना करें. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आंसर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है. और इस प्रैक्टिस में आपको किन किन चीजों को इंश्योर करना है. फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू इंश्योर इज दैट योर टाइपिंग स्पीड इज एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट. ठीक है, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए. ठीक है, ताकि आप पेपर टाइम पर कंप्लीट कर सकें, सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें. दूसरी जो चीज आपको इंश्योर करनी है कि आपको एक नॉइजफुल एनवायरनमेंट के अंदर टाइप करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ वहां पर टाइपिंग कर रहे होंगे और ऐसे में अगर आपने ये इंश्योर नहीं किया कि आपको आपकी प्रैक्टिस है कि आप चारों तरफ से कीबोर्ड की आवाज आ रही है फिर भी आप अच्छे से टाइप कर पा रहे हैं, तो आपके लिए वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाएगा कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर को अटेम्प्ट करना. अब ये आप कैसे कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे प्लेलिस्ट मिलते हैं जहां पर हमें बैकग्राउंड वॉइस मिलता है. ठीक है, तो आप कीबोर्ड के बैकग्राउंड वॉइस को प्ले कीजिए, हेडफोन्स लगाइए और फिर अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए. ठीक है, थर्ड चीज है कि आपको वहां पर टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है. इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि इंटरफेस जो होगा ना वो जैसे अगर ये आपकी स्क्रीन है तो ये 1/3 पार्ट, ठीक है, जैसे इतना ही पार्ट आपको वहां पर इंटरफेस का मिलेगा. अगर इस इंटरफेस में आपने बहुत ज्यादा गलती करी तो आपको स्क्रॉल कर करके ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा, मिस्टेक्स ठीक करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको वहां इंश्योर करना है कि आपकी टाइपिंग जो है उसके अंदर ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो. दूसरा, एडहेरिंग टू वर्ड लिमिट्स. ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यू आर एडहेरिंग टू द वर्ड लिमिट्स. अगर आप वर्ड लिमिट से बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा लिख रहे हैं तो उसकी वजह से आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा. ज्यादा लिखने की वजह से आपको दूसरे क्वेश्चंस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. साथ के साथ यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी. ठीक है, और ये बात आप प्लीज ध्यान दें. अगेन एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो आपने बहुत अच्छे लिखे हो. अक्सर क्या होता है कि जब हम पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले के 2 क्वेश्चन जबरदस्त और आखिरी के 2 क्वेश्चन जबरदस्ती, ये वाली हमारी एक सिचुएशन आ जाती है. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके सारे क्वेश्चंस को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इक्वल टाइमिंग दे रहे हैं और इक्वली अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू आंसर टाइपिंग. ठीक है, अब चलो हम आगे चलते हैं और दूसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है
वो है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को इग्नोर करना। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा अरे ऐसे तो लिखना आता ही है, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को अवॉइड कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 200 मार्क्स 100 मार्क्स जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के हैं। इस कंपोनेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा अच्छे आपको मिल सकते हैं, बट ये स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 100 मार्क्स तो है ही है, पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में अगर मैं आपसे कहूँ तो एक थोड़ा सा एफर्ट लगा के आपका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा मिल जाता है आपको। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर जो हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा आता है। इस वजह से आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे से अपना एफर्ट लगाना है। ठीक है, कैसे करना है ये करना है, पहले आप एक लिस्ट ऑफ प्रोबेबल टॉपिक्स बना लीजिए। ठीक है, पीछे जो स्ट्रेटजी वीडियो मैंने आपके साथ एक सेशन लिया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप फॉर्डर मटेरियल को जो है इकट्ठा कर सकते हैं, फॉर्डर मटेरियल से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आप प्लीज अपनी एक लिस्ट ऑफ प्रोबेबल टॉपिक्स बनाइए एज पर द करंट अफेयर्स, एज पर द थीम्स विच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और उन सभी के ऊपर आप एस्से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट प्रेसीज लिखने की कोशिश कीजिए। प्रेसी में आपको ऑलरेडी एक पैराग्राफ मिलता है और उसको शॉर्ट फॉर्म में करना होता है। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एज वेल। प्लीज डू नॉट टेक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कंपोनेंट लाइटली। दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव कंपोनेंट, बच्चों के यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और ये एक किंग मेकर का काम भी कर सकता है इस एग्जाम के अंदर। सो प्लीज डू नॉट अवॉइड, डू नॉट इग्नोर योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट। राइट नाउ द थर्ड मिस्टेक विच यू माइट बी कमिटिंग इज इग्नोरिंग द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि फेज 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव पार्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 200 में से 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। बट स्टूडेंट्स, पेपर 2 के अंदर आउट ऑफ 100 मार्क्स 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जितनी अच्छी प्रेपरेशन ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपने फेज 1 में करी थी, उतनी ही अच्छी प्रेपरेशन आपको फेज 2 में भी करनी है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस के अंदर इतना ज़्यादा चले जाते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, या वो इस पार्ट को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंटली ले लेते हैं कि यार फेज 1 निकल गया है तो ऑब्जेक्टिव तो हमें अब आता ही है। ठीक है, सो प्लीज स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप किसी भी कंपोनेंट को लाइटली मत लीजिए। ऑब्जेक्टिव को तो बिल्कुल भी मत लाइटली लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाती है। ठीक है, आउट ऑफ 50 मार्क्स मोर देन 20 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 50 मार्क्स मोर देन 20 मार्क्स जो है वो आपकी कट ऑफ जाती है इन दिस फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ है वो मोर देन 20 मार्क्स जाती है एज फार एज द ऑब्जेक्टिव पार्ट इज कंसर्न। सो प्लीज डू नॉट टेक दिस पार्ट लाइटली, प्रिपेयर वेल। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ मिस्टेक आती है दैट इज इग्नोरिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर लगता है कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर तो हमारा जो है काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, या करंट अफेयर्स को वो बहुत लाइटली ले लेते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, डू नॉट टेक करंट अफेयर्स लाइटली। एंड स्पेशली एक और मिस्टेक जो हम करंट अफेयर्स को लेकर के करते हैं दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स। स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने अगस्त मंथ तक का तो अच्छे से कर ही लिया था, अब सितंबर को करने की क्या जरूरत है। प्लीज 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 डोंट कमिट दिस मिस्टेक। सितंबर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। डू कवर द करंट अफेयर्स फॉर द सितंबर मंथ एंड ऑल्सो एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द एग्जाम इन द अक्टूबर मंथ एज वेल। ठीक है, अक्टूबर में जब भी आपका एग्जाम होता है उससे एक हफ्ते पहले तक का तो करंट अफेयर्स आपको अक्टूबर मंथ के लिए भी प्रिपेयर करना है। अब ये करंट अफेयर्स कैसे काम आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चंस तो देखो आ ही सकते हैं, इसके साथ साथ इस करंट अफेयर्स को आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप आंसर राइटिंग में भी इसे यूज कर सकें। आंसर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वेल एंड गुड, बट इनडायरेक्टली भी चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसके अंदर आप करंट अफेयर्स को स्प्रिंकल करें, द एग्जामिनर विल गेट एन आइडिया दैट this student, he or she is well aware of the situation, he or she is able to connect the static part with the current affairs part, right? So when you are using the current happening in your answers, be it a static topic, ठीक है, एकदम static topic का अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर उसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं अपने करंट अफेयर्स को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स को यूज करते हैं, it will give a very good idea of your personality, of your knowledge to the examiner, right? Because the examiner, the evaluator, he or she don't know you personally, they are going to judge you, your personality through your answers. So your answers should be very comprehensive, they should be wholesome. Even in the static questions, try sprinkling current affairs here and there, right? So please do not ignore current affairs, read them up to date and also try reading them from an analytical perspective so that you are
able to use these current affairs better in your answers, right? So students, these were the 4 mistakes I would like to discuss with you. If knowingly or unknowingly you are committing these mistakes, please stop doing that right now, right? So that you can maximize your chances of selection, right? On this note, I take a leave from you, and this is our YouTube channel. If you have not subscribed to it, please do subscribe it, and you can join our Telegram channel as well, right? And so thank you students. I'll take a leave from you on this note, and I wish you all the very best for your preparation.